ऑलराइट गाइस, स्वागत है आप सभी का ब्लीच 1000 ईयर ऑफ ब्लड वॉर पार्ट 2 एपिसोड नंबर 12 में। ये तालिया गाइस, यहाँ पर क्या ही बताऊं यार, 4-5 दिनों के लिए मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट काम में बिजी हो गया था, इसलिए वीडियोस ही नहीं बना पाए। पूछा किसी ने? लेकिन गाइस, अब बारी है लास्ट सेकंड एपिसोड की, जो कि पार्ट 2 का एपिसोड नंबर 12 है और ओवरऑल में एपिसोड नंबर 25 है, यानी कि इन दोनों पार्ट्स का लास्ट सेकंड एपिसोड। एपिसोड 12 की स्टार्टिंग सोल सोसाइटी से होती है, जहां पर कि ये बंदा अपने सिर के ऊपर किसी की बॉडी ले जा रहा होता है। ये बंदा अपने मन में कहता है, सिस्टर बने रहना, बस मैं पहुंचने ही वाला हूं। मतलब गाइज, ये बॉडी इसकी सिस्टर की हो सकती है और शायद वो अभी आधी अधूरी जिंदा है। और गाइज, मेरे को कोई ये बताओ यार, ये बंदा योरुइची जैसा क्यों दिख रहा है? क्या ऐसा हो सकता है कि ये योरुइची का भाई हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये योरुइची का बच्चा हो? मतलब गाइस, दिखने में तो यार वैसा ही लग रहा है यार। पीछे से 90% मेरे को योरुइची की याद आई इसे देख के। इसी के साथ हम उराहारा को देखते हैं, जो कि अपनी छड़ी से यहाँ पर जमीन पे मिट्टी के अंदर लाइन खींच रहे होते हैं। बचपन चला जाएगा लेकिन बचपना जाने का नाम नहीं लेगा, समझ रहे हो गाइस। इसी के साथ यहाँ पर एंट्री होती है हियोरी की अपने टीम के साथ। हियोरी आते के साथ से पूछती है, ये तुम मिट्टी में क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें अंदर कुछ काम धंधा नहीं है? काम धंधा संभालो। इसी के साथ उराहारा कहते हैं कि मैं तो बस तुम्हारा इंतजार कर रहा था। और यहाँ पर हियोरी कहती है कि योरुइची कहाँ चली गई। उराहारा बताते हैं इन लोगों को कि योरुइची तो रॉयल पैलेस के लिए जा चुकी है। इसी के साथ यहाँ पर हियोरी थोड़ा सा गुस्से में कहती है कि बात तो ये हुई थी, प्लान तो ये था कि हम सब साथ मिलके जाएंगे रॉयल पैलेस। उराहारा कहते हैं कि सिचुएशन ही ऐसी थी। इसी के साथ हियोरी कहती है, क्या होगा अगर वो अकेली अकेली जाकर वहाँ पर मारी जाएगी, क्योंकि तुमने उन लोगों के साथ में हमें नहीं भेजा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुमने बिना सोचे समझे उन्हें वहां पर भेज दिया एनिमी से लड़ने के लिए, भले ही वो इस चक्कर में मारे भी क्यों ना जाए, जैसे कि तुम्हें उन लोगों की कोई चिंता ही नहीं है। और गाइस, इसी के साथ यहाँ पर एंट्री होती है योरुइची के बच्चे की। वो आते के साथ से बहुत ही गहरी और रोने वाली आवाज में कहता है, क्या तुम लोग ये क्या कह रहे हो? यानी कि मेरी सिस्टर पहले ही जा चुकी है। इसका मतलब समझ रहे हो गाइस, ये जो बंदा है वो योरुइची का छोटा भाई है। क्या यार, तुम भी कुछ भी समझ लेते हो यार, इतना बड़ा बच्चा कहाँ से आ जाएगा योरुइची का? यार समझ रहे हो, मेरे को पहले से ही पता था, पर तुम लोग कंफ्यूज हो जाते। अच्छा, हमको सिखा दिया है। वो लड़का रोते रोते कहता है कि फाइनली बहुत ही लंबे समय के बाद में मेरी सिस्टर ने मुझसे कुछ कहा था और मैंने ये सामान बहुत ही मुश्किल से इकट्ठा किया, क्योंकि मैंने सोचा कि शायद ये सामान मेरी सिस्टर के कुछ काम आएगा। और तुम कह रहे हो कि वो पहले ही जा चुकी है। इसी के साथ उराहारा उस बच्चे से माफी मांगते हुए कहते हैं कि समझने की कोशिश करो, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए मैंने तुम्हारी सिस्टर को भेज दिया सेरेटे की भलाई के लिए। और इसी के साथ गाइस, हम देखते हैं ये लड़का होता है सिहोन क्लैन का 23rd हेड। इसका नाम होता है यूशिरो सिहोन, यानी कि अपने योरुइची सिहोन का छोटा भाई। बच्चा नहीं गाइस, छोटा भाई। उराहारा कहते हैं, तुम चिंता मत करो, तुमने जो सामान अपनी सिस्टर के लिए इतनी मेहनत से इकट्ठा किया है, मैं इसे जरूर किसी न किसी अच्छे काम में यूज करूंगा, ताकि ये सामान तुम्हारे सिस्टर के बहुत ही अच्छे काम में आए। इसी के साथ उराहारा इन सभी को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। और आखिर में हियोरी अपने आप से कहती है कि मुझे बहुत अच्छे से पता है ये सब भी सेरेटे की भलाई के लिए ही है, और मुझे इस चीज से बहुत ही नफरत है। गाइस, इसका मतलब यहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं है कि हियोरी सेरेटे का बुरा चाहती है। इसका मतलब ये है कि सेरेटे के भलाई करने के चक्कर में किसी न किसी के साथ बहुत ही ज्यादा गलत हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर ये बच्चा अपनी सिस्टर के लिए कितना ज्यादा दुखी है, क्योंकि वो गई है और वहां पर मारी जा सकती है, वापस आने के कोई चांस नहीं है। और गाइस, इसी के साथ सीन वहां पे शिफ्ट होता है जहाँ की फाइट देखने के लिए भाई लोग कब से इंतजार कर रहे हैं यार। क्विंसी किंग कहता है, इचिबे ह्योसुबे, तुम्हें मुझे यहाँ से आगे बढ़ने ही देना होगा। इचिबे खड़े होते होते कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार पहले भी बोल दिया है, मेरे नाम को इतने हल्के में मत लिया करो। एक जराग में अगर तुम्हारी आवाज यहाँ पर बंद हो गई तो इसके जिम्मेदार तुम खुद ही होगे। बंदे का स्वैग देख रहे हो गाइस, क्या ही तो मतलब धमकी दे रहा है दिन दहाड़े, और वो भी इतने खतरनाक अपोनेंट को। नीचे की साइड ओइत्सु कहता है कि कैसा राजा है तुम्हारा जो इस तरीके से भाग गया, क्यों ना मैं अब उसके सक्सेसर को यहाँ पर मार दूं? बताओ मुझे, तुम दोनों में से उसका सक्सेसर कौन है? इधर की साइड हम देखते हैं इचिबे यहाँ पर बीच में 2 लाइनें खींच देता है और क्विंसी
क्विंसी किंग से कहता है, बस मुझे इतनी जगह की जरूरत है तुम्हें हराने के लिए। इसी बात पे क्विंसी किंग कहता है कि मुझे तो ये जगह भी बहुत ज्यादा लग रही है, तुम तो इससे भी 3 कदम कम में ही मारे जाओगे। इसी के साथ भाई लोगों यहाँ पर इचिबे अपनी एक बहुत ही खतरनाक स्पेल का यूज करता है जिसपे लिखा तो सील होता है, लेकिन उससे एक बहुत ही बड़ा हाथ जाके लगता है क्विंसी किंग के ऊपर, जिससे कि क्विंसी किंग को बहुत ही जोर का झटका लगता है और वो उड़ के निकलता है बहुत ही खतरनाक स्पीड के साथ। यहाँ पर इचिबे एकदम से उसके पीछे आता है और कहता है अब तुम इसकी वजह से 4000 किलोमीटर दूर जाके गिरोगे। क्विंसी किंग इचिबे से कुछ कहने की ट्राई करता है, लेकिन गाइस इस स्पेल वाले स्लैप के कारण इस बंदे की यहाँ पर आवाज ही नहीं निकल रही होती। इचिबे कहता है कि मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, इसमें मेरी किसी भी तरीके की गलती नहीं होगी अगर तुम्हारी आवाज बंद हो गई तो। गाइस इचिबे बहुत ही खतरनाक अटैक वापस मारता है और कहता है ये लोग कुछ 1000 किलोमीटर और ऐड करवा लो मेरी तरफ से। इसी के साथ क्विंसी किंग अपने हाथ से ही अपनी गर्दन को डैमेज कर लेता है और रेसी से वहीं के वहीं हील भी हो जाता है, जिससे कि उसकी आवाज वापस आ जाती है। इसी के साथ गाइस क्विंसी किंग अपने खुद के एरोस से ही खुद के ऊपर अटैक कर लेता है, जिससे कि कुछ 1-2 एरो इचिबे की साइड जाते हैं और उसको एक खरोच लगा देते हैं और यहाँ पर जो जितनी स्पीड से वो नीचे गिर रहा होता है वो यहाँ पर स्टेबल हो जाता है, बच जाता है गिरने से। इचिबे कहता है कि भले ही तुम बड़े हो चुके हो लेकिन तुम पहले जैसे ही ढीठ हो, मैंने तुम्हें नीचे गिरा दिया लेकिन फिर भी तुम वापस ऊपर आ गए। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है सिर्फ एक ऑप्शन को छोड़कर कि मैं तुम्हें अब खत्म कर दूं। सीन इसी के साथ ओइत्सु पे शिफ्ट होता है जो कि कहता है कि मैं वेट करूंगा जब तक कि तुम डिसाइड नहीं कर लेते कौन आगे आकर मुझसे लड़ेगा। यहाँ पर हेशवोल्ड तैयार हो जाता है, अपनी तलवार को आगे बढ़ाता है ओइत्सु से लड़ने के लिए। और इसी के साथ गाइस हम देखते हैं यहाँ पर जो पेड़ जो वूम यहाँ पर किरियो ने बनाया होता है वो बीच में से टूटने लग जाता है, पता नहीं क्यों। किरियो फटाक से भागते भागते ऊपर जाती है और जाते जाते ही कह रही होती है मुझे नहीं पता कि तुम किस तरीके की पावर्स का इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन जो वो मैंने क्रिएट किया है उसे तुम इतनी आसानी से तो नहीं तोड़ सकते। इसी के साथ वो अपने पास से कुछ बीन्स का यूज करती है, कुछ पेड़ों का इस्तेमाल करती है, जिससे कि वो वूम वापस पूरी तरीके से हील हो जाता है, रिकवर हो जाता है। किरिंजी कहता है ठीक है अब मेरी बारी है। इसी के साथ वो अपने हॉट वाटर का इस्तेमाल करके हेशवोल्थ और उरियो के ऊपर अटैक कर देता है। उरियो फटाक से सेंजुमारू के सामने आ जाता है और यहाँ पर इन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पर किरिंजी भी अपने हथियार का इस्तेमाल करके हेशवोल्थ के ऊपर अटैक कर देता है। इसी के साथ ओइत्सु कहता है कि इतने सालों के बाद मैं स्टेज पे आया और मेरे सारे अपोनेंट्स को मेरे टीममेट्स लेके जा रहे हैं, मुझे कुछ करने का मौका ही नहीं दे रहे। युहा बहा भी वहाँ पर ऊपर लड़ रहा है। ओइत्सु के इतना बोलते ही गाइस उसको एक बहुत ही खतरनाक सा झटका लगता है अंदर ही अंदर, और हम देखते हैं नीचे की साइड पे डी जो कि अभी भी मरा नहीं होता, वो यहाँ पर ओइत्सु के ऊपर कुछ न कुछ कर देता है। डी ओइत्सु से कहता है कि जो घाव तुमने मुझे दिए हैं वो काफी नहीं है मुझे मारने के लिए, मेरी खासियत है कि मैं कभी भी मरता नहीं हूँ, इसी कारण से क्विंसी किंग मुझे यहाँ पर ऊपर लेके आए हैं। डी ये भी कहता है कि बहुत ही बेकार एबिलिटी है ना, जब भी मैं अपनी एबिलिटी के बारे में अपने मन में सोचता हूँ तो मुझे बस बहुत ही घातक सी फीलिंग ही आती है। जो मेरा श्रिफ्ट नेम है वो है डेथ डीलिंग, गाइस इसी का शॉर्ट फॉर्म है डी। मैं किसी भी सब्सटेंस को एनालाइज कर सकता हूँ और ये पता कर सकता हूँ कि उसे मारने के लिए उसके लिए लीथल डोज कितना और कैसा होगा। ओइत्सु को ये वाली एबिलिटी थोड़ी सी समझ में नहीं आती। डी कहता है कि तुम इसे समझ के करोगे भी क्या, वैसे भी तुम मरने वाले हो, और वो भी कुछ मिनटों के अंदर ही अंदर। इसी के साथ ओइत्सु यहाँ पर अपने घुटनों के बल आ जाता है। गाइस ऐसा लग रहा होता है कि जैसे ओइत्सु को इस बंदे ने किसी तरीके का पॉइजन डोज दे दिया हो। इसी के साथ डी एक्सप्लेन करता है कि मैंने तुम्हारी बॉडी के अंदर तुम्हारे ब्लड के अकॉर्डिंग एक लीथल डोज को एडजस्ट किया है। अब जितना भी ब्लड तुम्हारी बॉडी में ट्रेवल करेगा तुम उतनी ही मौत के पास जाते जाओगे। गाइस ये एबिलिटी एकदम पॉइजन जैसी है, लेकिन यहाँ पर एक भी बार पॉइजन वर्ड का यूज नहीं किया गया है, क्या मालूम क्यों, लेकिन अपन समझने के लिए कह सकते हैं कि बस ये पॉइजन का ही काम है। और गाइस ये क्या ही तो बंदा है यार, दिमाग खराब हो रहा है इसे देख देख के, लगातार भाई खुद का ही ब्लड पिए ही जा रहा है, पिए ही जा रहा है, चाट रहा है, दिमाग खराब कर रहा है, 12 की दही कर रहा है। भाई सही में यार जिस तरीके से कुत्ते पानी को नहीं चाटते यार, मतलब उससे भी ज्यादा चाट रहा है, दिमाग खराब करके रख दिया मेरा तो। और इधर की साइड बेचारे ओइत्सु की हालत लगातार खराब होते ही जाती है। सीन शिफ्ट होता है, हमें उरियो और सेंजुमारू की फाइट दिखाई जाती है, जहां पर की सेंजुमारू बहुत ही अच्छे तरीके से उरियो को डोमिनेट कर रही होती है। गाइस ये देख के मेरे को बहुत ही मजा आ रहा है, इस गद्दारी करबे को तो एकदम
अलग से सजा देनी चाहिए, मतलब इसके साथ तो कुछ उला ढला करो तभी मजा आएगा मेरे को। अगले सीन में किरिंजी और हेस्टवॉल्थ की बहुत ही इंटेंस फाइट हो रही होती है। हेस्टवॉल्थ बार बार अपने आप को एक शील्ड से बचा रहा होता है, लेकिन किरिंजी यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड का यूज करके उसकी शील्ड को दूर फेंक देता है और अगले ही सेकेंड में किरिंजी हेस्टवॉल्थ दोनों एक दूसरे से अपनी स्वॉर्ड टकराते और भाई साहब हम देखते हैं यहाँ पर किरिंजी की स्वॉर्ड डोमिनेट कर देती है हेस्टवॉल्थ को। हेस्टवॉल्थ को बहुत ही खतरनाक कट लग जाता है। भाई ये हेस्टवॉल्थ वही बंदा है जिसने कि अपने इचिगो की बांकाई वाली स्वॉर्ड को एक ही स्विंग में मतलब तोड़ के 2-3 टुकड़े कर दिए थे, जिसका की बदला किरिंजी बहुत ही अच्छे तरीके से ले रहा होता है। ये देख के अच्छा लग रहा है तुम्हारे भाई को भी। किरिंजी भाई के सामने कोई बोल सकता है क्या? नहीं बोल सकता है किरिंजी भाई। सीन किरिंजी भाई से शिफ्ट हो जाता है अपने ओइत्सु के ऊपर, जो कि पूरी तरीके से नीचे गिर चुका है और यहाँ पर डी उससे कहता है ऐसा लगता है तुम्हारा काम तो अब हो चुका है, तुमने मुझे बिल्कुल ही अंडर एस्टिमेट कर दिया था, है ना? मुझे पता है मैं कुछ बात ही इस तरीके से करता था जिससे कि तुमने मुझे हल्के में ले लिया, लेकिन मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। इसी के साथ वो अपने हाथ में से एक गैजेट निकालता है, मतलब कि अपनी तीर धनुष बो को निकालता है और यहाँ पर ओइत्सु के ऊपर हेडशॉट लगाने वाला होता है, लेकिन ओइत्सु अपने हाथ से ही अपनी गर्दन के ऊपर एक गहरा कट लगा लेता है और फटाक से डी के पीछे पहुंच जाता है। ओइत्सु डी के ऊपर एक स्विंग करता है लेकिन उसे डॉज कर देता है डी। यहाँ पर डी को ओइत्सु कहता है कि तुमने जितने भी बात एक्सप्लेन करी मुझे उनमें से आधी से ज्यादा तो समझ में ही नहीं आई गाइस, वो ब्लड वाली बात। लेकिन ओइत्सु कहता है मुझे इतना तो जरूर समझ में आया है कि जितना ज्यादा ब्लड मेरी बॉडी के अंदर होगा उतनी मेरे लिए खराब बात होगी। अब मुझे करना सिर्फ ये है कि अपनी बॉडी से बहुत सारा ब्लड बहा देना है जिससे कि मेरी बॉडी को लगे ना कि अब उसका ब्लड उसके लिए लीथल है। इसी के साथ गाइस डी बहुत ही लंबी चौड़ी बात यहाँ पर ओइत्सु से कहता है। वो बताता है तुम्हारी बॉडी को अगर देखा जाए तो तुम लगभग 60 किलो के होगे, उस हिसाब से तुम्हारी बॉडी के अंदर लगभग 4 लीटर ब्लड होगा। अगर इससे आधा ब्लड यानी कि 2 लीटर अगर तुम्हारी बॉडी से बाहर हो जाएगा तो तुम मारे जाओगे ब्लड की कमी की वजह से। ओइत्सु कहता है कि तुम्हें तो एक डॉक्टर होना चाहिए था, तुम बहुत ही ज्यादा क्लोज हो, मेरा वेट है लगभग 62 kg। डी कहता है और मैंने जो तुम्हारा लीथल डोज है उसे 1.6 लीटर तक सेट किया हुआ है, यानी कि तुम अगर अपनी बॉडी से ब्लड को बहा दोगे तो तुम खून की कमी से मर जाओगे और अगर तुम नहीं बहाओगे तो मेरी इस एबिलिटी के कारण मारे जाओगे। अब तुम्हें रियलाइज होगा कि तुम कितनी बड़ी मुसीबत में घिरे हुए हो, इसके बावजूद कि तुम अपने पैरों पे खड़े हो। ओइत्सु अपने आप से कहता है अब तो मैं पूरी तरीके से काम से गया, अब मैं क्या करूंगा। लेकिन इतने में ही वो बुला लेता है तेंजिरो को। गाइस तेंजिरो अपने किरिंजी का नाम है और किरिंजी की पावर्स अगर आपको नहीं पता तो मैं एक बार और बता देता हूँ। अगर आपने मेरे पुराने एपिसोड देखे थे तो आपको याद होगा इसके पास 2 तालाब होते हैं। एक तालाब में ये बंदों के डुबा कर स्पिरिचुअल प्रेशर और उनकी घाव को ठीक कर देता है, और दूसरा तालाब जो कि एकदम लाल कलर का होता है जिसके अंदर की अगर किसी का भी ब्लड लॉस हुआ होता है, किसी भी फाइट, किसी भी इंजरी या फिर किसी भी कारण से, तो वो वापस पूरा का पूरा रिफिल हो जाता है उस लाल कलर के पानी से। यही सारी बातें ओइत्सु और किरिंजी मिलकर डी को बताते हैं। फिर होना क्या था, ओइत्सु पूरी तरीके से हील हो जाता है और यहाँ पर डी को वो एनालाइज कर पाए उससे पहले ही खत्म कर देता है बहुत ही स्पीड के साथ। डी कहता है मुझे लगा कि मैं फाइनली जीत चुका हूँ, लेकिन वो मैं ही हूँ जिसने कि अपने अपोनेंट को अंडर एस्टिमेट कर दिया और अब खेल खत्म। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है सेंजुमारू के ऊपर, जो कि उरियो की रेशी बॉल्स को अपने छाते के ऊपर नचा रही होती है। और ये देखो वाह क्या ही तो मुस्कुराहट है। वो उरियो की सारी रेशी से उसी के ऊपर अटैक कर देती है और यहाँ पर उरियो को नॉकडाउन कर देती है। ऊपर की साइड किरियो बैठी होती है, वो कहती है यही होता है जब कोई स्क्वाड 0 से टकराता है। इसी के साथ वो कहती है अब तुम्हारी बारी है ओशो। इसी के साथ सीन क्विंसी किंग और इचिबे पे शिफ्ट होता है। क्विंसी किंग इचिबे से कहता है कि तुम्हारे तो चेहरे का पूरा एक्सप्रेशन ही बदल गया मुझे मारने के लिए। इसी के साथ क्विंसी किंग की तलवार को इचिबे डॉज करके अपनी ब्रश से अटैक कर देता है क्विंसी किंग के ऊपर। और हम देखते हैं भाई ये ब्रश से कौन लड़ता है यार, इसको कोई तलवार दे दो बेचारे को। इचिबे की ब्रश को क्विंसी किंग अपने हाथ से ब्लॉक करता है। इचिबे कहता है कि तुमने अपना हाथ का इस्तेमाल कर दिया और वो भी मेरी ब्रश को ब्लॉक करने के लिए। मेरी
ब्रश एक ऐसी ब्रश है जो कि फ्लैश या फिर मांस या फिर मसल्स इन सब को अलग नहीं करती, ये अलग करती है डायरेक्ट लिम्स को। गाइस मतलब अपन कह सकते हैं डायरेक्ट बोन्स के ऊपर ही असर जाता है इचिबे की ब्रश का, जिससे कि हम देखते हैं कि दोनों हाथ क्विंसी किंग के यहाँ पर नीचे डाउन हो जाते हैं, एकदम मुरझा जाते हैं, जैसे कि उनके अंदर अब जान ही नहीं हो। इचिबे कहता है कि तुम्हारे हाथ तुम्हें भारी फील हो रहे हैं, क्यों है ना? क्योंकि मेरी ब्रश की वजह से तुम्हारे स्ट्रेंथ हाथों की कट कर आधी हो चुकी है, तुम्हारे हाथ अब अपनी आधी कैपेसिटी पे ही मूव कर सकते हैं। और गाइस हम देखते हैं जैसे ही क्विंसी किंग इचिबे के ऊपर अटैक करता है वो बहुत ही स्लो होता है और उसे काफी मेहनत करनी पड़ रही होती है। इचिबे इस बार उसको पूरा का पूरा ही पोत देता है और इसी के साथ इचिबे उसे अपनी ब्रश से बहुत ही दूर फेंक देता है, उसी जगह पर जहां पर कि ये पहले खड़े होते हैं। अब तुम्हारा नाम भी कट कर युहा बच चुका है, क्योंकि तुम्हारी स्ट्रेंथ क्विंसी किंग के हिसाब से सिर्फ आधी ही बची है। अब बताओ मुझे, आधा कट कर बिल्कुल ही एकदम आधा बचकर तुम्हें कैसा फील हो रहा है? गाइस बंदा तो अक्खा ही खड़ा है अपने सामने, देखने जैसी बात है, लेकिन समझ जाओ ब्रश के कारण उसकी पूरी की पूरी पावर ही अब यहाँ पर आधी हो चुकी है, इस तरीके से कहना चाह रहा है इचिबे। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है सोल सोसाइटी के ऊपर और गाइस हम यहाँ पर देखते हैं बहुत ही ज्यादा खतरनाक और अजीब सीन। गिजेल यहाँ पर लिटरली भाई बेम्बी को पूरी तरीके से खा रही होती है और भाई हम देखते हैं उसका पूरा ब्लड पी रही होती है, यार क्या ही तो है। और इस वक्त बेम्बी यहाँ पर जिंदा ही होती है, वो कहती है कि रुक जाओ बेम्बी, ज्यादा ब्लड मत पियो, मैं अभी यहाँ पर मरना नहीं चाहती हूँ प्लीज। लेकिन भाई लोगों ये बेम्बी को बहुत ही बेरहमी के साथ मारने लग जाती है और कहती है कि भूलो मत, तुम पहले ही मर चुकी हो, तुम मेरी वजह से ही जिंदा हो। भाई ये बहुत ही खतरनाक हशर हो रहा है यार बेचारी के साथ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था कम से कम। और इसी तरीके से वो शायद यहाँ पर पूरी तरीके से बेम्बी को बहुत ही बेरहमी के साथ मार देती है और उसके साथ पागलों जैसी हरकतें करने लग जाती है गिजेल। इसी के साथ हम देखते हैं यहाँ पर पहुंचती है लिटिल, वो इन दोनों को ही देख रही होती है, वो कहती है अच्छा तुम यहाँ हो, मतलब तुम अभी तक जिंदा हो। लिटिल गिजेल को बताती है कि पेपे की वजह से मेरे चेहरे की ऐसी हालत हो चुकी है और यहाँ पर स्टर्न रिटर सी मारी जा चुकी है, स्टर्न रिटर पी को मैंने नॉकडाउन कर दिया क्योंकि वो पेपे के कंट्रोल में आ गई थी और मुझ पर ही अटैक कर रही थी, होप करो कि वो जिंदा हो। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है इचिबे पे। इचिबे कहता है क्विंसी किंग से 1000 साल से ज्यादा हो चुके लेकिन तुम अभी तक कुछ नहीं सीखे, लेकिन अब ये कुछ भी मैटर नहीं करता क्योंकि तुम अब बिल्कुल ही डेडलाइन पे खड़े हो, अब तुम्हारे पास इटर्निटी तक का टाइम है रिवेंज के लिए। और गाइस इसी के साथ इचिबे अपनी स्वॉर्ड अपने ब्रश को उठा के शायद यहाँ पर इसको किल करने वाला है, लेकिन गाइस यहाँ पर हम देखते हैं क्विंसी किंग एक बहुत ही लंबी चैंटिंग शुरू कर देता है और उसके बाद भाई यहाँ पर सीन शिफ्ट हो जाता है पूरी तरीके से और यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है आउंस वेलन। गाइस ये वही चीज है जिसमें कि इसने क्विंसी किंग ने सारे के सारे क्विंसी से पहले पावर छीन कर खुद की पावर को बढ़ाया था, जिससे कि आपको याद होगा कि 9 साल पहले इचिगो की और उरियो की मदर मारी गई थी। उसी आउंस वेलन का यूज करके क्विंसी किंग सारे के सारे क्विंसी से पावर इकट्ठा कर रहा है खुद की पावर को बढ़ाने के लिए। हम देखते हैं जितने भी क्विंसी सोल सोसाइटी में होते हैं उन सभी के पास से एक लाइट एक रेशी के फॉर्म में, उनका न ही सिर्फ रेशी बल्कि पूरी की पूरी सोल एनर्जी है, लाइफ एनर्जी है, वो भी वापस एब्जॉर्ब कर ली जा रही है क्विंसी किंग के द्वारा। यहाँ पर लिटिल गिजेल को धक्का देकर एक बोल्डर के नीचे ले आती है जिससे कि इफेक्ट इन दोनों के ऊपर थोड़ा सा कम जा रहा होता है। लिटिल बहुत ही ज्यादा गुस्से में और बहुत ही ज्यादा गहरी आवाज में कह रही होती है कि ये सब चल क्या रहा है, ये सब चल क्या रहा है मैजेस्टी, आप ये सब क्या कर रहे हो हमारे साथ, आखिरकार हम लोग आपके लिए महत्व ही क्या रखते, आखिरकार हम है क्या आपके लिए। गाइस मैं एक बात बता दूं, भले ये एनिमी के साइड में है लिटिल, लेकिन फिर भी ये मेरी फेवरेट है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा वफादार टाइप की है, इससे मतलब किसी भी तरीके का धोखा बर्दाश्त नहीं हो सकता, अपन ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि गाइस पेपे ने भी वही चीज करी थी इसके साथ, तो उसका हालत इसने खराब कर दी थी, अब ये चीज क्विंसी किंग कर रहा है, लेकिन क्या ही बिगाड़ पाएगी ये उसका। क्विंसी किंग इन सबको एब्जॉर्ब करते करते ही लिटिल के सवाल का जवाब देता है कि तुम सभी तो मेरे कॉमरेड्स हो, मेरे साथी हो। भाई यार इसको क्या ही बोलो यार, ऐसा कौन करता है यार अपने साथियों के साथ, आखिर में तो कम से कम बोल देना चाहिए कि हाँ प्यादों की तरह इस्तेमाल कर रहा था मैं, नहीं, पर आखिर में भी मारते मारते भी बोलेगा अरे तुम तो मेरे साथी हो, बीड़ू हो, भाई लोग हो। लिटिल और बेस भी दोनों बहुत ही ज्यादा इंटेंस आवाज में चिल्ला कहते हैं कि हम लोग उनमें से नहीं है जो कि यहाँ पर मारे जाएंगे, और वो भी इस तरीके से। इसी के साथ गाइस हम देखते हैं यहाँ पर बहुत ही ज्यादा रेशी पावर की डिस्क बन जाती है भाई, बहुत ही ज्यादा बड़ी, मतलब लिटरली ऐसा
ऐसा लगता है किसी प्लानेट जितनी बड़ी, लेकिन वो चपटी होती है। और हम देखते हैं क्विंसी किंग सभी के सभी मरे हुए यहाँ पर जो टॉप टियर के ईस्टर्न रिटर्स होते हैं उन सभी को रिवाइव कर देता है। ओइत्सु पूछता है आखिरकार ये हो क्या रहा है। हेस्वोल्थ जवाब देता है ये है आउंस वेलन। ऐसे क्विंसीज जो कि ज्यादा जरूरी नहीं है हमारे लिए, उनकी पावर्स को ये खींच कर ऐसे क्विंसीज तक पहुंचा देता है जो कि इन पावर्स को ज्यादा अच्छे से यूज कर सके अपने युहाबाहा के लिए। जो इन पावर्स को खो देता है वो लोग मारे जाते हैं, और जो लोग इन पावर्स को प्राप्त करता है, हासिल करता है, वो वापस जिंदा हो जाते हैं और ज्यादा पावर्स के साथ और ज्यादा स्ट्रेंथ के साथ। हेस्वोल्थ कहता है अब टेबल पलट चुकी है, अब होगा स्क्वाड 0 का खात्मा। और इसी के साथ पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाते हैं कैप्टन सुनसियो जो कि कहते हैं क्या होगा अगर अपन एनिमीज को अगर बाहर कर भी देते हैं, क्या सेरेटे का स्ट्रक्चर पहले जैसा हो पाएगा? तुम्हें क्या लगता है? मतलब ये चीज वो ये वाले कैप्टन से पूछते हैं। गाइस मैं इनका नाम थोड़ा भूल गया हूँ, आप मुझे कमेंट करके बता देना। तो ये कैप्टन कहते हैं अगर उनका डैमेज उन्हें रिपेयर कर सकता है तो जो हमने खोया है वो भी हम वापस ले सकते हैं। गाइस इस लाइन का ठीक से मतलब तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये इतनी इम्पोर्टेंट लाइन भी नहीं है, फिर भी मैंने एग्जैक्ट वैसे ही ट्रांसलेट कर दी। कैप्टन सुनसियो कहते हैं मुझे उम्मीद थी तुम कुछ ऐसा ही कहोगे। ये कैप्टन कहते हैं कि उन लोगों ने ही जानबूझकर इन्वेड यानी कि हमला करने दिया रॉयल पैलेस के ऊपर। यहाँ पर वो स्क्वाड 0 की बात कर रहे हैं। ये चीज कामेकाजे ने पहले ही प्रिडिक्ट कर ली थी, एंटीसिपेट कर ली थी। और गाइस हम लास्ट में देखते हैं कुछ ना कुछ कैप्टन, ये वाले कैप्टन के पीछे से यहाँ पर कुछ निकला हुआ होता है। ये शायद कुछ ना कुछ तो एक नई एबिलिटी है जो कि इन्होंने हासिल करी है। और यहाँ पर कैप्टन सुनसियो कहती है कि तुम्हारे कामेकाजे का काम भी हो चुका है। मतलब गाइस अपन को कुछ ना कुछ ओपीसी एबिलिटी देखने को मिलने वाली है अगले एपिसोड में ये वाले कैप्टन की। कैप्टन सुनसियो कहते हैं कि तुमने भी अपने आप को धकाया है कुछ न कुछ हासिल करने के लिए ग्रेटर, यानी कि यहाँ पर ये कामेकाजे की बात हो रही है। ये कोई नई चीज है गाइस, बिल्कुल ही कामेकाजे अपन देखने वाले हैं अगले एपिसोड में, या फिर उसके अगले, या फिर उसके अगले, या फिर मांगा में, या फिर पता नहीं कब देखेंगे, पर देखेंगे। इसी के साथ कैप्टन सुनसियो यहाँ से जाने लगते हैं, आगे बढ़ते हैं। और गाइस पता नहीं मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि अब ये रॉयल पैलेस में चले जाएंगे कैप्टन सुनसियो। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है ये देखते हैं, मतलब आने वाले एपिसोड्स में देखेंगे क्या होता है। इसी के साथ गाइस आप लोगों को वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को ऑल सिलेक्ट करना है, क्योंकि ये है एपिसोड नंबर 12 ब्लीच 1000 ईयर ऑफ ब्लड वॉर पार्ट 2 का एंड। मिलते हैं एपिसोड नंबर 13 में जो कि एकदम ही लास्ट एपिसोड है एनीमे का। एनीमे खत्म हो जाएगा इन 2 पार्ट्स के बाद, अब बारी है उसके बाद बारी आएगी पार्ट 3 की। पता नहीं वो कब एनिमेट होगा, पर जब भी होगा मैं एक्सप्लेन कर ही दूंगा। और आप कमेंट करके बता सकते हो कि मुझे अपनी मांगा ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं यार गाइस, मांगा वांगा एक्सप्लेन करनी चाहिए या नहीं। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं ज़रूर करूँगा। ठीक है गाइस, मिलते हैं एपिसोड नंबर 13 में, तब तक के लिए बाय बाय।